फाइनली पाकिस्तान ने इतनी देर के बाद अपना T20I स्क्वाड एंड एज वेल एज ODI स्क्वाड दोनों अनाउंस कर दिए हैं फॉर दी वेस्ट इंडीज टूर। जो टीम वेस्ट इंडीज जा रही है वो अनाउंस कर दिए हैं। काफी सारे लड़के इसमें जो कि पिछले सीरीज के परफॉर्मर थे वो मिसिंग है और बहुत सारे लड़के जो हैं वो वापस भी आए हैं स्क्वाड के अंदर। सबसे पहले स्क्वाड पे नजर डाल लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं कि कैसे स्क्वाड्स हैं, फिर उसके बाद मैचेस का भी बताते हैं आप लोगों को। सो सबसे पहले T20I का स्क्वाड अगर मैं देखूं तो सलमान अली आगा कैप्टन, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, शाहीन अफरीदी एंड सुफियान मुकीम। सो हसन अली, हारिस रऊफ एंड शाहीन अफरीदी तीनों के तीनों वापस आ गए। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि ये तीन जो है इनको रेस्ट करवाया गया, ये यकीनन वापस आएंगे आफ्टर बांग्लादेश टूर एंड ये हुआ आपके टीम के अंदर। एंड जिसकी वजह से दो ऐसे लड़के जिन्होंने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी थी इन बांग्लादेश टूर और मैं जिनको समझ रहा था कि इनको जाना चाहिए और जाना चाहिए था भी, वो दोनों मिस आउट कर गए इसमें। और वो है अहमद दानियाल एंड सलमान मिर्जा। सलमान मिर्जा ने जिस तरीके से लास्ट मैच में बॉलिंग की थी ही वॉज फिनोमिनल। मेरे ख्याल से इन फॉर्म बॉलर था, लेके जाना चाहिए था शाहीन अफरीदी के साथ। अभी आप अगेन यहाँ पे हारिस, शाहीन एंड हसन को तो लेके गए हैं, लेकिन पीछे कोई बैकअप मौजूद नहीं है एज सच फास्ट बॉलिंग के लिए। फिर उसके बाद ODI की टीम भी डिस्कस कर लेते हैं। ODI की टीम रिजवान कैप्टन, सलमान आगा एज अ वाइस कैप्टन है, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, हसन अली, हसन नवाज इज इन ODI एज वेल, हुसैन तलत इज इन ODI एज वेल, मोहम्मद हारिस भी ODI में आ गया, मोहम्मद नवाज भी ODI में आ गया है। उसके बाद आप देखें नसीम शाह, साइम अयूब, शाहीन अफरीदी एंड सुफियान मुकीम। सो बहुत सारे वो लड़के जो हमारे सिर्फ और सिर्फ T20I के प्लान में थे वो अब आपको ODI के स्क्वाड में भी नज़र आ रहे हैं। एंड मेरे ख्याल से इसकी एक वजह ये भी है कि ट्रैवलिंग इशू। मेरे ख्याल से यहाँ पे हुआ ये है कि वेस्ट इंडीज़ ने जो इतना लेट किया है उसकी वजह से जो लड़के T20I के लिए जा रहे थे उन्हीं को आपने ODI के लिए भी अकोमोडेट किया, ये भी एक वजह हो सकती है। एंड दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक थोड़ा सा लिवरेज देना चाह रहा है इन प्लेयर्स को और ये बताना चाह रहा है कि अगर आप ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली आप हमारे ODI प्लान्स में भी हैं। आप ऐसा नहीं है कि आपको हम लोगों ने सिर्फ रिस्ट्रिक्ट कर दिया टिल T20, आप ODI प्लान्स में भी हैं हमारे, आप आ सकते हैं इसके अंदर। सो वो बहुत सारे प्लेयर हैं जिसमें हसन अली है, हसन नवाज हैं, हुसैन तलत भी आए हैं, हारिस है, मोहम्मद नवाज हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कि स्क्वाड्स में आए हैं। अब बात कर लेते हैं दोनों स्क्वाड्स पे। तो सलमान मिर्जा एंड अहमद दानियाल पे तो हमने बात कर ली, दे हैव मिस्ड आउट बिकॉज ऑफ द इंक्लूजन ऑफ शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ एंड हसन अली। दे ऑल आर बैक इन स्क्वाड एंड मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा फैसला है क्योंकि आप एक देखें सिर्फ और सिर्फ सलमान मिर्जा पे मैं समझता था कि एक एक्स्ट्रा लड़का आप ले जाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन अगर आप देखें अब पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से आप सोचें, दे हैव नाउ स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर एशिया कप। क्योंकि एशिया कप अब आपका सिर्फ 1 से 1.5 महीना दूर, 1 महीना दूर है, सितंबर में आपने एशिया कप खेलना है। सो एशिया कप से पहले आपकी T20 की टीम जो है वो बिल्कुल सॉर्ट होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके बॉलर्स कौन है। एंड किसी बिग टूर्नामेंट में जब आप जाते हैं सो बॉलिंग आपकी ऐसी होती है जो आपको टूर्नामेंट जितवाती है। एंड अगेन पाकिस्तान ने यहाँ पे ट्रस्ट किया है शाहीन पे, हारिस पे, हसन अली पे और इनकी फॉर्म भी अच्छी है। जिस तरीके से शाहीन अफरीदी ने PSL में परफॉर्मेंस दी थी, स्पेशली ऑफ लेट जो क्वालिफायर्स एंड फाइनल वाली बॉलिंग परफॉर्मेंस थी वो बड़ी शानदार थी। हारिस रऊफ इज अ फिनोमिनल T20I बॉलर, वो हाईएस्ट विकेट टेकर है पाकिस्तान का, हमेशा परफॉर्मेंसेस देता रहता है हारिस रऊफ इन T20I स्पेशली। सो हारिस रऊफ का भी होना बनता था। ही वॉज इंजर्ड MCL खेलते हुए, मेजर लीग जो USA में होती थी, उसकी वजह से वो बांग्लादेश टूर का पार्ट नहीं हुए थे। 10 से 8 दिन उनको रिकवर होने के लिए लगे, उसके बाद वो अगेन बैक इन टू द स्क्वाड है। सो T20I स्क्वाड मेरे ख्याल से बस अब ये फाइनल टचेस की तरफ है। यहाँ पे 1-2 चेंजेस आप बैटिंग में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इरफान खान नियाजी अगेन इस स्क्वाड का पार्ट नहीं है। सो उनको होना चाहिए था मेरे ख्याल से यहाँ पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपनी जगह नहीं बना पाया। हालांकि परफॉर्मेंसेस बुरी नहीं है इरफान की, इरफान को आप डाल सकते थे, अकोमोडेट कर सकते थे। पिछले मैच की वीडियो में भी हमने यही बात की कि इरफान के होने से शायद मिडिल ऑर्डर आपका थोड़ा मजीद स्टेबल हो सकता था। एनीवेज इरफान नहीं है एंड उसके अलावा आपके पास जो ऑलराउंडर मिसिंग है स्पेशली इन T20 वो है अब्बास अफरीदी। अब्बास अफरीदी के साथ मेरे ख्याल से थोड़ी ज्यादती हुई है यहाँ पे, क्योंकि अब्बास ने हमें ग्लिम्सेस दिखाई हैं बांग्लादेश के टूर में कि मैं बैटिंग भी करके दे सकता हूँ आपको, एंड बॉलिंग तो वो T20I में अच्छी कर ही रहा है। अगर आप देखो तो विकेट टेकर है वो, एंड T20I के हिसाब से मैं नहीं समझता कि वो बुरा प्लेयर है। अब्बास अफरीदी
को अगर आप डेवलप करें तो एक जेन्युइन ऑलराउंडर बन सकता है। जैसे कि अब्दुल रज़ाक था पाकिस्तान के लिए, खैर हम हर लड़के को वहीं लेके जाते हैं अब्दुल रज़ाक की तरफ, बिकॉज जो स्टैंडर्ड्स उन्होंने सेट किए हैं मेरे ख्याल से एवरीवन वांट्स कि उस स्टैंडर्ड पे हमारा हर नया लड़का पूरा उतरे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके बाद से कोई ऐसा मिला नहीं हमें। भले हम बहुत सारे लड़कों को हमने ट्राई किया, जिसमें आमिर यामीन, बिलावल भट्टी, हम्माद आजम, हर किसी में हमने ये क्वालिटी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन 12 साल हो गए अब्दुल रज़ाक को रिटायर हुए हुए। अनफॉर्चुनेटली उनकी जगह कोई दूसरा अब्दुल रज़ाक आया नहीं है, और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने भी उस कॉज में पूरा किरदार अदा किया है, क्योंकि ना तो ये लोग प्रॉपर चांसेस देते हैं प्लेयर्स को, ना तो ये प्रॉपर ग्रूमिंग देते हैं, ना तो मतलब कॉन्फिडेंस देते हैं। अब अब्बास अफरीदी लास्ट मैच खेला तो सही है, लेकिन अब्बास ने एक ओवर नहीं किया लास्ट मैच में अनफॉर्चुनेटली। सो आप अब्बास अफरीदी को किस तरफ लेके जाना चाह रहे हो ये आपको सोचना पड़ेगा। दूसरी तरफ आप देखो वसीम जूनियर, उसने क्या बुरा किया है? मेरा नहीं ख्याल उसने कहीं बुरी परफॉर्मेंस दी है। भले आप न्यूजीलैंड का ओडीआई खेला ना उसने लास्ट, तो ओडीआई में तो उसकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, विकेट्स में था, अमंग द विकेट्स था, इकोनॉमी रेट भी इतना कोई बुरा नहीं था, सही था, बॉलिंग उसने ओके की थी। सो ना तो वो मुझे ओडीआई में दिख रहा है, ना तो वो मुझे टी20 में दिख रहा है। एंड वसीम के साथ तो बड़ा रेगुलरली ये मसला हो रहा है कि उसको फॉरन ड्रॉप कर दे रहे हैं इवन आफ्टर 2 to 3 बैड परफॉर्मेंसेज। सो अनफॉर्चुनेटली ये दो ऐसे प्लेयर हैं जिन पे अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सही से काम करे तो ये पाकिस्तान को बड़ा लंबा सर्व कर सकते हैं। इनमें कैपेबिलिटी ज़रूर है, अब्बास अफरीदी एंड वसीम जूनियर। इसकी जगह आप, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हुसैन तलत का क्या काम है आपकी टीम के अंदर। हुसैन तलत की मुझे तुक समझ नहीं आ रही टी20 के अंदर, क्योंकि आप देखें आपके पास जगह कहाँ है हुसैन को खिलाने की? नंबर 5 तो उसका नंबर ही नहीं है हुसैन तलत का। वो खुद टाइम लेने वाला बैट्समैन है, वो तो या तो आप उसको वन डाउन खिला दें हारिस की जगह पे तो वो सेट इन हो जाए शायद आपकी टीम में, लेकिन वन डाउन के लिए भी आपके पास ऑप्शन नहीं है। सो 3 डाउन तो हुसैन तलत कुछ समझ नहीं आता मुझे, क्योंकि ऐसा गेम ही नहीं है उसका कि वो 3 डाउन वो आपके लिए कुछ ऐड कर पाए, और बॉलिंग कुछ खास तो नहीं है जिसकी वजह से आप बोलेंगे यार हाँ हम बॉलिंग के लिए चांस ले लेते हैं, चलो बैटिंग हम लोग कवर कर लेंगे। सो हुसैन तलत को एक ऐसे डाला हुआ है कि एक गैप लग रहा है मुझे हुसैन तलत के होते हुए इस टीम के अंदर। सो ये 2 से 3 नाम है जो मैं समझता हूँ टी20 में होने चाहिए, एंड इसको फिक्स करने की जरूरत है पाकिस्तान को बिफोर गोइंग इनटू द मेजर इवेंट लाइक एशिया कप। सो अब ओडीआई पे बात कर लेते हैं। ओडीआई पे आप देखें यहाँ पे हसन अली विदाउट एनी ओडीआई परफॉर्मेंस, काउंटी में भी टी20 परफॉर्मेंस है, अभी तक ओडीआई का सीजन शुरू नहीं हुआ है तो वहाँ पे कुछ उन्होंने किया नहीं है। उसके बाद अगर हम हसन नवाज़ की बात कर लें सो कोई लिस्ट ए की परफॉर्मेंस नहीं है हसन नवाज़ की भी एज सच, और हारिस की भी कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं है। नवाज़ अगेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन बना हुआ है, क्योंकि कोई परफॉर्मेंस नहीं है, हर कोई बात करने के लिए रेडी है नवाज़ के ऊपर। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दुरुस्त करनी है यहाँ पे। हसन नवाज़ का होना या कोई भी आप प्लेयर उठा लें एक प्रॉपर मेथड के थ्रू आपकी टीम में इंडक्ट होना चाहिए। मे बी एक वजह यह है जो मैंने आपको पहले भी बताई है, क्योंकि इस सीरीज़ का स्क्वाड या इस सीरीज़ का शेड्यूल जो है वो बहुत डिले हुआ है, अभी तक शेड्यूल प्रॉपरली अनाउंस नहीं है। मेरे ख्याल से पुराना वाला शेड्यूल ही चलेगा, लेकिन इस सीरीज ये ऐसी सीरीज़ है जिसका आपको एक हफ्ते पहले तक भी ये नहीं पता था कि हमने 3 टी20 खेलने या 6 टी20 खेलने या हमने 3 ओडीआई खेलने या हमने ओडीआई खेलने ही नहीं है। सो ये चीज़ें थी इस स्क्वाड के साथ, और बिल्कुल एंड मोमेंट पे जब पाकिस्तान वॉज प्लेइंग अगेंस्ट बांग्लादेश अपना लास्ट टी20, जब वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड की कॉल आके उन्होंने कंफर्म किया कि आप यहाँ पे 3 ओडीआई टी20 की सीरीज खेलेंगे, हम एक्स्ट्रा टी20 आपको नहीं खेलने देंगे यहाँ पे। जिसकी वजह से सडनली आपके पास प्रेशर आ जाता है कि आपने टीम निकालनी है वेस्ट इंडीज़ के लिए, क्योंकि वहाँ पे जाके अकोमोडेशन, उसके बाद नेट्स वगैरह वो सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं एज अ क्रिकेट बोर्ड। सो आपको सडनली फैसले लेने पड़ते हैं, और मेरे ख्याल से एक वजह ये भी है पाकिस्तान के उन प्लेयर्स को इंक्लूड करने की जो कि सिर्फ और सिर्फ टी20 का हिस्सा थे, क्योंकि ये लोग सारे बांग्लादेश में मौजूद थे और इन्हीं कोई फ्लाइट पकड़ के डायरेक्टली वेस्ट इंडीज़ फ्लाई करवा दिए गए। एक वजह ये भी हो सकती है, बाकी मेरा नहीं ख्याल परफॉर्मेंस की बेस पे मैं कैसे जस्टिफाई करूं इन 3 से 4 नामों को इन ओडीआई क्रिकेट। खैर बात करते हैं बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान बैक इन एक्शन दिखेंगे बहुत दिनों के बाद आफ्टर न्यूजीलैंड सीरीज जहाँ पे हम 3-0 वाइट वॉश हुए थे, वहाँ पे दोनों ने खेला था। उसके बाद से अब यानी मार्च था प्रॉबेबली या अप्रैल था, अप्रैल के बाद से अब दिखेंगे अगस्त में। सो कॉन्ग्रेचुलेशन जिनको बाबर और रिजवान को खेलते हुए देखना था वो फाइनली देखेंगे, एंड दोनों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमने देखा था कि मोहम्मद रिजवान का नाम हट रहा था ओडीआई की कैप्टनसी से, यहाँ पे मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी को खतरा ज़रूर था जब हम लोग बातें सुन रहे थे कि सलमान को एज हम लोग कैप्टन लेके आ जाएं। सो मोहम्मद रिजवान के लिए बहुत कुछ प्रूव करने को है एज एन लीडर भी और एज अ बैट्समैन भी इन दिस ग्रुप। वो
अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी पीछे रहते हैं या अपनी परफॉर्मेंस नहीं देते या इवन सीरीज़ अगर आप खुदा ना खास्ता यहाँ पे हारते हो तो मोहम्मद रिजवान के लिए बहुत बड़े मसाइल हो सकते हैं। हालांकि वो एज ए कैप्टन साउथ अफ्रीका में भी साउथ अफ्रीका को हरा के आया है, ऑस्ट्रेलिया में भी ऑस्ट्रेलिया को हरा के आया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान है, यहाँ पे पास नहीं देखा जाता आपका, यहाँ पे देखा जाता है तो सिर्फ और सिर्फ 1-2 करंट सीरीज़ और उसकी बुनियाद पर आपको बाहर करने में देर नहीं लगाएंगे। सो मोहम्मद रिजवान के लिए बहुत बड़ी सीरीज़ है इस सेंस में। तो इसके बाद बाबर आजम के लिए भी, क्योंकि बाबर आजम काफ़ी अरसे से बाहर हैं टीम से और बाबर आजम के ऊपर काफ़ी सारी बातें हो रही हैं। बाबर आजम के साथ माइक हेसन ने सेशंस कंडक्ट किए हैं। सो उसका क्या आउटपुट आता है, क्या बाबर आजम की सोच में कुछ तब्दीली आएगी या बाबर आजम के स्टाइल ऑफ प्ले में कुछ तब्दीली आएगी, मेरा नहीं ख्याल कि ओडीआई क्रिकेट में बाबर आजम को कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। ही इज़ फिनोमिनल इन ओडीआई क्रिकेट। मेरे ख्याल से जिस तरीके से वो खेलते हैं वो पाकिस्तान की बैकबोन है इन ओडीआई। बस ये इंश्योर करना है बाबर को कि प्लीज़ बाबर भाई रन्स आप कर दें, क्योंकि बाबर के रन्स ही नहीं आ रहे हैं, स्पेशली ओडीआई में भी नहीं आ रहे हैं जिसमें वो करता था, जो उसका फॉर्मेट था। अगर उस फॉर्मेट में नहीं करेगा जिसका वो जाना माना प्लेयर है, सो फिर डाउट होता है कि किस में करेगा। सो मेरे ख्याल से बाबर को ज़्यादा कुछ ओडीआई में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको अपनी गेम पे रह के बैटिंग करनी है। एंड आई बिलीव कि वो इतना अच्छा प्लेयर है कि वो पाकिस्तान को यहाँ पे मैचेस जितवा सकता है। एंड ऑलरेडी आप देखें वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बड़ा तगड़ा रिकॉर्ड है बाबर आजम का, 5 सेंचुरियाँ मार चुके हैं। आउट ऑफ हिज 19 ओडीआई सेंचुरीज 5 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ हैं। पहली 3 हमें याद है, उसके बाद वहाँ पे जब टूर किया था वेस्ट इंडीज़ में तो तीसरे ओडीआई में सेंचुरी मारी थी। सो नया नया बाबर आजम आया था उस वक्त एंड हम भी वो बड़े मैचेस बड़े शौक से देखते थे। एंड वो सीरीज़ बड़ी अच्छी हुई थी पाकिस्तान की, और वो ऐसी सीरीज़ थी कि अगर पाकिस्तान हारता तो पाकिस्तान को फिर ओडीआई वर्ल्ड कप 2019 का क्वालिफायर खेलना पड़ता। सो पाकिस्तान वो सीरीज़ जीता था एंड उसकी वजह से पाकिस्तान को डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिली थी इन वर्ल्ड कप, एंड वेस्ट इंडीज़ ने क्वालिफायर खेला था। सो वो इस तरीके से बहुत मेमोरेबल सीरीज़ है वो, एंड बाबर की बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेज आई थी वहाँ पे। सो ये सारी चीज़ें हैं, सबके लिए एक शानदार मौका है यहाँ पे। स्पेशली मैं तो अपने 2 सीनियर प्लेयर को बहुत बोलता हूँ कि इन लोगों के लिए अच्छा मौका है यहाँ पे, कि जो भी बातें हो रही हैं यहाँ पे, जो भी कोई भी बातें कर रहा है, सिलेक्टर्स बातें कर रहे हैं या कोई भी बातें कर रहा है, सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ जवाब दें। एंड बहुत टाइम हो गया है कोई इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस आए हुए बाबर की या रिजवान की, किसी की भी मैं बात कर लूँ, सो कोई इम्पैक्टफुल ऐसी बड़ी परफॉर्मेंस मुझे अभी रिसेंट पास्ट में याद नहीं आ रही है। सो मैं उम्मीद यही करूँगा कि अच्छी क्रिकेट दोनों के दोनों यहाँ पे खेलें एंड पाकिस्तान को ये सीरीज़ भी जिताएं। एंड मैं ज़्यादातर और ज़्यादा मेरी नज़रें होंगी T20 सीरीज़ पे, क्योंकि आपने सारे बड़े इवेंट्स आप T20 में खेलने हैं। ओडीआई में आपके पास टाइम है, अभी 2-2.5 साल के बाद है आपका वर्ल्ड कप, तो आप इस साइड को तैयार करें। एंड मैं ये समझता हूँ कि रिजवान को आप दे दें 2-2.5 साल टू प्रिपेयर द टीम एंड देन टेक इट टू अफ्रीका फॉर प्लेइंग द वर्ल्ड कप। सो उस वक्त तक देखते हैं किस तरीके से ओडीआई की टीम भी प्रिपेयर होती है, लेकिन ओडीआई में एक्सपेरिमेंट्स का भी अभी आपके पास टाइम है, ओडीआई में आपके पास चीज़ों को देखने का भी टाइम है, असेस करने का भी टाइम है। सो हमारे पास अभी मेन सीरीज़ जो है जिसमें मुद्दा अभी फंसा हुआ है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ T20 है। सो लेट्स सी वहाँ पे कैसी परफॉर्मेंस होती है और आपका बैटिंग ऑर्डर कैसे उभर के सामने आता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हारिस को बहुत कुछ प्रूव करने की ज़रूरत है एंड बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छे बैटिंग ट्रैक्स मिलेंगे। सो कंडीशंस आपके फेवर में होंगी। लेट्स सी उन कंडीशंस का किस तरीके से फ़ायदा उठाया जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।